हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। उसी का दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अभी इस वीडियो में ये सब पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा, ऑल्दो ये सारे यूकेयू रूल्स आपकी दूसरी लैंग्वेजेस पे भी अप्लाई होते हैं। So let's begin. These are the learning outcomes of this chapter. You will be able to understand the concept and usage of selection statements. Selection statements यानी यही आपकी decision statements. You will know various types of selection statements जो भी ऊपर नाम लिखे हुए थे, if else, nested if, and so on. You will be able to analyze the problem and you will be able to decide and evaluate the conditions as per requirement. And also you will be able to draw the flowcharts of those respective decision statements. And you will be able to write code. So what are statements basically? They are the instructions given to the computer to perform any kind of action. Programs क्या है? Programs collection of instructions है। तो बस उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? Statements कह रहे हैं। जो एक कोई भी अगर हमें काम करवाना है, चाहे एडिशन करानी है, अगर सिंपल से सिंपल बात करें, अगर किन्हीं दो नंबर्स की एडिशन करानी है तो वो भी किसके फॉर्म में लिखा जाएगा? स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब कोई प्रोग्राम है तो स्टेटमेंट्स को हम कई तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। या तो वो स्टेटमेंट्स सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रही होंगी, या वो सिलेक्टिवली एग्जीक्यूट हो रही होंगी, या आइटरेटिवली एग्जीक्यूट हो रही होंगी। इन बातों का क्या मतलब है? सीक्वेंशियली यानी एक सीक्वेंस में, सिलेक्टिवली यानी कुछ सिलेक्शन होगा, कुछ डिसीजन होगा, उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होगा। आइटरेटिवली यानी जब चीजें कुछ रिपीटेटिवली हो रही हूं। लेट अस लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। दे आर अगेन वी आर रिपीटिंग द सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइटरेशन, लूपिंग एंड ब्रांचिंग और जंपिंग स्टेटमेंट्स। आज की वीडियो में विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। अगर हमारी स्टेटमेंट सीक्वेंशियल है तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में, यानी एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि कोई डिसीजन ना लेना पड़े, तो ऐसे केस में क्या होगा? सपोज एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सीक्वेंस के प्रोग्राम की बात करें, तो अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू इंचेस, तो उसमें क्या कर रहे हैं? हमने एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का और उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई और फिर प्रिंट करा दिया, यानी कि हमने इनपुट लिया, प्रोसेसिंग कराई, आउटपुट कराया। सो स्टेटमेंट एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती चलेगी। पहले इनपुट लिया, फिर हमने क्या किया? प्रोसेसिंग कराई और फिर आउटपुट। तो इस तरीके से स्टेटमेंट सीक्वेंस में चलती रही। इसी का दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर प्रोग्राम है टू ऐड 2 नंबर्स, तो उस केस में क्या हो रहा है? एक नंबर एंटर कराया, दूसरा नंबर एंटर कराया, यानी यहां हमने क्या ले लिया? इनपुट। फिर हमने क्या करवाई? प्रोसेसिंग यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई, और फिर हमने आउटपुट को प्रिंट करवा दिया। तो यहां भी सीक्वेंस में ही प्रोग्राम रन हो रहा है। पहले ये स्टेटमेंट रन हुई, फिर ये स्टेटमेंट रन हुई, पहले ये स्टेटमेंट रन हुई, फिर ये स्टेटमेंट रन हुई, और फिर ये, और लास्ट में ये, यानी एक के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती चलेगी, एक सीक्वेंस फॉलो करती चलेगी। अब आती है बारी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की। तो कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम हमेशा सीक्वेंस में चलता रहे, तो हमें कुछ सिलेक्शन भी करना पड़ता है बाय यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का ही दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम ब्रांचिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इसके फ्लो चार्ट में ब्रांचेस निकलती है, या तो कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इस वजह से इसको ब्रांचिंग भी बोलते हैं। अ सिलेक्शन स्टेटमेंट कॉजेज द प्रोग्राम कंट्रोल टू बी ट्रांसफर्ड टू अ स्पेसिफिक फ्लो बेस्ड अपॉन whether a certain condition is true or not। तो ये क्या कह रही है स्टेटमेंट की? सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या करती हैं? वो आपके फ्लो को सीक्वेंशियल नहीं रहने देती, वो एक कंडीशन के बेसिस पे उसे चेक करती हैं कि वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है कि अब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। हमारे पास 4 तरीके की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट कह लीजिए, या आप लेडर भी बुला सकते हैं। उसकी वजह है लेडर, क्योंकि जिस तरीके से सीडी के रैग्स होते हैं, एक के बाद एक क्लाइंब करते जाते हैं, तो इस तरीके से आपकी जो एलिफ स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एलिफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपके पास और कंडीशन है एग्जीक्यूट करने के लिए, आप फिर एलिफ यूज कर सकते हैं, और फिर से अगर कोई कंडीशन चेक करनी है तो आप फिर से एलिफ यूज कर सकते हैं, और लास्ट में इफ यू वांट, दैट इज ऑप्शनल, तो आप एल्स यूज कर सकते हैं। यानी देखिए कितनी बार आप एलिफ को यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज if, elif, else, ladder. And last one is nested if statement. So let us study them one by one. सबसे पहले अगर if statement की बात करें तो क्या होता है? सबसे पहले तो कंडीशन इवेल्युएट की जाएगी। इवेल्युएट यानी चेक की जाएगी कि if the result of the condition is true, जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू है, अगर वो सच होता है, अगर वो बात करेक्ट है, तो जो
द ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज परफॉर्म, तो जो इफ के अंदर स्टेटमेंट्स है उसको क्या बोला जाता है, इफ ब्लॉक, उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और अगर वो कंडीशन फॉल्स आए तो उसको इग्नोर किया जाता है, स्किप किया जाता है। ये कब की बात हो रही है, जब हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी इफ यानी अगर हम इंग्लिश में भी बात करें नॉर्मल अपनी जो लेमन लैंग्वेज है उसमें इफ का मतलब क्या होता है, अगर, तो यहां सिर्फ अगर वाली कंडीशन है, अगर ये हो तो क्या करना है, अगर ये ना हो तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो यहां सिर्फ क्या है, इफ स्टेटमेंट देखेंगे, ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना वो इफ ब्लॉक को इग्नोर कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद वाले जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी जो इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। So what is the conclusion? The block of instructions associated with the if is performed only when the result of the condition is true. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप साथ साथ क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल देखेंगे, उसके आउटपुट की हेल्प से फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव। हमें देखना है कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। दूसरी कंडीशन के बारे में बात ही नहीं की है कि वो नेगेटिव है कि जीरो है, सिर्फ एक चीज देखनी है कि पॉजिटिव है कि नहीं, यानी एक ही कंडीशन चेक करनी है। इसलिए एक ही बार बस क्या आ रहा है, आपका इफ स्टेटमेंट आ रही है और फिर उसका ब्लॉक आ रहा है। उसका ब्लॉक यानी इफ के अंदर आने वाली स्टेटमेंट्स। तो हमें क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो नंबर को इनपुट कराया, उसे एक वेरिएबल ए में सेव करवाया, फिर कंडीशन को टेस्ट करवाया जिसका दूसरा नाम टेस्ट एक्सप्रेशन भी है। तो टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक किया, ए ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां बात करूं अपने आउटपुट की, आउटपुट स्क्रीन देखिए, यहां पर नंबर क्या एंटर किया गया, 11। अब ए में क्या वैल्यू आ चुकी है, 11। 11 को चेक कीजिए, क्या वो 0 से बड़ा है, हाँ है। क्योंकि वो 0 से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। और क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, हमने क्या कहा था कि अगर इफ, सो यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू आ गई तो हमने क्या कहा था, अगर वो कंडीशन ट्रू आती है तो हम इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी इफ के अंदर आने वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स आ रही है वो सिर्फ कितनी लिखी हुई है, हमने सिर्फ एक ही लिखी हुई है। तो हमने क्या किया, अब इसको एग्जीक्यूट किया तो ये प्रिंट होकर आ गई। फिर उसके बाद इसमें क्योंकि ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट है, एल्स पार्ट होता ही नहीं है, तो और उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसके बाद इफ ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद ये देखिए, ये कॉलम बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में है, तो यानी कि अब ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये स्टेटमेंट इफ ब्लॉक से बाहर है, यानी जो भी इसके अंदर होगा या जो भी हमने करवाया होगा इन स्टेटमेंट्स के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। तो यानी कि हमने टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक किया। चेक करने के बाद दो कंडीशंस होती है, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हम क्या एग्जीक्यूट करवाते हैं, इफ ब्लॉक, यही करवाया हमने। और साथ के साथ फ्लो कहा जाएगा, फिर स्टेटमेंट बिलो इफ वो भी एग्जीक्यूट होंगी। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट केस देखिए, जब कंडीशन फॉल्स हो। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या हो रहा है, जैसे हमने नंबर यहां पर क्या एंटर किया, -1। अब जब नंबर -1 एंटर किया तो उसको 0 के साथ कंपेयर करवाया, तो -1 इज स्मॉलर देन 0। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स। और क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो हमने क्या कहा था, वी विल स्किप द इफ ब्लॉक, वी विल इग्नोर द इफ ब्लॉक। तो हम इफ ब्लॉक को अगर इग्नोर करने लगे तो ये वाली स्टेटमेंट तो प्रिंट होगी ही नहीं, क्योंकि तो इफ ब्लॉक का हिस्सा है, इफ ब्लॉक का पार्ट है। तो इसके बाद वाली स्टेटमेंट्स जो इफ ब्लॉक से बाहर आने के बाद स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे डायरेक्टली। दैट इज व्हाई हियर इट इज प्रिंटिंग ओनली वन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के बाहर है, दिस स्टेटमेंट। तो अब देखिए हमने कौन सी कंडीशन भी चेक कर ली, फॉल्स वाली भी। जब फॉल्स वाली कंडीशन आ रही है तो वो इफ ब्लॉक को क्या करती है, इग्नोर। दैट इज व्हाई यहाँ कोई एरो नहीं है फॉल्स के बाद। फॉल्स के बाद एरो सीधा कहां जा रहा है हमारा, स्टेटमेंट बिलो इफ के पास। सो फ्लो चार्ट बनाना आई होप आपको समझ आ गया है इसका, इजी। नेक्स्ट अब देखिए इफ एल्स को चेक करते हैं। इफ एल्स में क्या होता है, इसमें अगर इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू ना हो तो हमारा फ्लो किसके पास जाएगा, एल्स पार्ट के पास जाएगा, तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, और साथ के साथ फ्लो चार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे ड्रॉ किया गया है। इट इज वेरी सिमिलर, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इट इज वेरी सिमिलर टू इफ स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ एक ही बदलाव आएगा इस एल्स ब्लॉक का, बाकी बिल्कुल यूं का यूं सेम फ्लो चार्ट है। अब देखिए, प्रोग्राम टू चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, तो उस केस में क्या कर रहे हैं हम, एक नंबर इनपुट करवाया, उस नंबर को चेक करा रहे हैं। दिस इज आवर टेस्ट एक्सप्रेशन हियर। टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, वेदर ए इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। अब हमने पहले वाले अगर आउटपुट में देखें, जब हमारी कंडीशन ट्रू आने वाली है उसमें हमने नंबर क्या इनपुट करवाया है, क्या दिया है, 11। सो 11 इज ग्रेटर देन 0, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, अब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ ब्लॉक में क्या स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट। जो नंबर आपने एंटर किया है वो पॉजिटिव है, दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट।
फिर वो एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, वो कहाँ जाएगी, एल्स ब्लॉक से बाहर वाली स्टेटमेंट पे, दैट मीन्स हियर दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इफ एंड एल्स दोनों ब्लॉक से बाहर है वो भी प्रिंट होगी, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग दिस। तो जब हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू, तो हमारा फ्लो कहाँ जा रहा है, पहले इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा रहा है, फिर स्टेटमेंट बिलो इफ एंड एल्स वहां। अब फॉल्स वाली कंडीशन चेक करते हैं। अगर फॉल्स है, जैसे हमने अपने एग्जांपल में इनपुट में क्या वैल्यू दी है, -4, -4 इज लेस देन 0, तो ये स्टेटमेंट इफ वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। और क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो वो इफ पार्ट को इग्नोर कर देगी, अब वो किसको एग्जीक्यूट करेगी, एल्स को। एल्स में क्या लिखा हुआ है, द नंबर एंटर्ड इज इधर नेगेटिव और 0, सो दैट इज व्हाई दिस इट इज प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट, और फिर उसके बाहर वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगी। और इसीलिए इसका फ्लो चार्ट देखिए अब कैसे बनेगा। अगर स्टेटमेंट आती है फॉल्स, अगर कंडीशन चेक करने के बाद आती है फॉल्स, तो हम किस पे जाएंगे, एल्स ब्लॉक पे, और फिर एल्स ब्लॉक के बाद स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ। So that is why its flow chart is of this type. और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कॉलम्स दे आर मस्ट एंड ऑल्सो द इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो ये स्पेसिंग दिख रही है आपको, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी किसका पार्ट है, इफ ब्लॉक का पार्ट है, या यूं कह लीजिए ये इफ ब्लॉक है, तो इसीलिए ये देख रहे हैं इसकी अलाइनमेंट इफ के बिल्कुल सीधे में नहीं है, यहाँ सीधे सीधे नहीं है, ये थोड़ी अंदर की तरफ है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंडेंटेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। अगर आप इस तरीके की स्पेस प्रोवाइड नहीं करते तो वो एरर शो करता है। सेम हियर एल्स, ये क्योंकि एल्स का देखिए अलाइनमेंट अंदर की तरफ है इन तीनों स्टेटमेंट्स का, सो इट इज एल्स ब्लॉक। ये एल्स की स्टेटमेंट्स हैं जो जब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट। इस प्रोग्राम को आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। ये प्रोग्राम इस बारे में है कि हम पहले यूजर से चॉइस एंटर करवाएंगे। अगर वो यूजर एंटर करता है चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर वो 1 वैल्यू एंटर करता है तो वो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी वो क्या कैलकुलेट करेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एल्स बाकी कुछ भी एंटर करे उस केस में वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कल। ये खुद से करके देखिएगा। ना समझ में आए तो यू कैन मेंशन इट इन कमेंट्स। आई विल मेक अनदर वीडियो एक्सप्लेनिंग दिस प्रोग्राम। देन इज इफ एल्स स्टेटमेंट का एक और एग्जांपल। इसमें क्या है, एज एंटर की है बाय, मतलब यूजर से नहीं लिए, फिक्स कर दिए एज 15 को कंपेयर करवाया 18 से, दैट इज ऑफ कोर्स स्मॉलर देन 18। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इफ पार्ट इग्नोर्ड, कहाँ जाएगा कर्सर, एल्स पार्ट। सो अब कर्सर यहाँ चला जाएगा, वो एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करेगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, सो इट इज प्रिंटिंग दिस। और फिर इफ और एल्स दोनों से बाहर आने के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको भी एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज प्रिंटिंग दिस ऑल्सो। ये इफ एल्स का एक और प्रोग्राम है। ये किस बारे में है कि आपको ये प्रिंट कराना था, यूजर से 3 नंबर्स को इनपुट करवाना था, उनका सम फाइंड आउट करना था और सम को चेक करना था कि अगर सम ग्रेटर देन 1000 है तो वहां प्रिंट करेंगे दैट यू वन, अदरवाइज क्या प्रिंट कराना था कि आपका टोटल अभी भी 1000 से कम है, यू कैन ट्राई अगेन। एक तरीके से लॉटरी का प्रोग्राम बना दिया कि अगर आपने 3 नंबर उठाए और तीनों का सम 1000 से ज्यादा है तो तुम जीत गए, वरना क्या करें, ट्राई अगेन। तो इसमें भी फ्लो देख रहे हैं आप, इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, ये फिर ये प्रिंट होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसमें मैंने सोचा तो ये था कि चारों के चारों डिसीजन स्टेटमेंट्स एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन वीडियो की लेंथ ज्यादा होने की वजह से मैं बाकी के जो 2 डिसीजन स्टेटमेंट्स बच गई हैं, नेस्टेड इफ और इफ एल्स लैडर, उसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।